वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। यह सेशन है महेश कुमार बर्नवाल जी की किताब है भारत का भूगोल, और इसमें ये सेकंड चैप्टर है जो कि है भारत की भूगोलिक संरचना। प्रयास कर रहे हैं किताब से पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे कोचिंग की जो नोट्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन कभी कभी हम नोट्स इकट्ठा करते करते थक जाते हैं। तो एक आवश्यकता होती है कैसे बुक की जहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट एक ही जगह हमें अवेलेबल हों, और बार बार उसी को पढ़ के रिवाइज करके हमें पूर्णता का आभास होता है कि हमने एक टॉपिक कवर कर लिया है। और यह काफ़ी रेलिवेंट किताब है और इसका महत्व तो किसी से भी छिपा हुआ नहीं है। तो बिना टाइम वेस्ट किए देखिए स्टार्ट करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। 3 पार्ट है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। ठीक है, यहाँ पे देखिए डायग्राम में बहुत सारे भूगर्भिक संरचना को डिवाइड करके बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ों की उपलब्धता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार देखिए यह गोंडवाना लैंड का ही भाग है, जो कि प्री कैम्बियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। तो जो गोंडवाना लैंड है हमारा, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। ये जो यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार जहाँ पे आपका कोयला वगैरह मिलता है, प्रायद्वीपीय पठार वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा है। और यहाँ पे आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो कि नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानें, ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टान है। सबसे पुराना कौन सा है? आर्कियन है, आर्कियन ओल्ड। नीस व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है, और बुंदेलखंड नीस व बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस और नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण है जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, उसमें पढ़ रहे हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, और आर्कियन क्रम क्या है? सबसे ज़्यादा ओल्ड है, सबसे ज़्यादा पुरानी है। इसका क्रम जैसा मुझे समझ में आता है, इसको आधा कवि ऐसे याद कर सकते हैं। आधा कवि मतलब आर्कियन हो गया, धारवाड़ हो गया, कडप्पा हो गया, विंध्यन हो गया, ठीक है। और इसके बाद फिर गोंडवाना अटैच कर सकते हैं। जैसे कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि पहले कौन आ रहा है, आर्कियन आ रहा है कि धारवाड़ आ रहा है, तो आधा कवि करके आप याद कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए आर्कियन में हमने क्या पढ़ा कि प्राचीनतम होती है, प्राथमिक चट्टानें होती है, नीस व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं। बुंदेलखंड व बेल्लारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस, मतलब बंगाल में भी और नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें क्या नहीं होता? जीवाश्म नहीं होता। सबसे पुरानी चट्टान है, इसमें जीवाश्म नहीं होते, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखिए ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें, मतलब इसी का क्या होगा? अपरदन होगा, ठीक है। अपरदन होगा, निक्षेपण होगा, तो इससे क्या होंगी? परतदार चट्टानें बनेगी। और ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। ये भी एक अच्छी बात है। देखिए दोनों में जीवाश्म नहीं मिलते। कर्नाटक के जो धारवाड़ है, बेल्लारी जिला है, अरावली रेंज है, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं दोस्तों, परतदार चट्टानें हैं, आर्कियन क्रम के ही अपरदन और निक्षेपण से बन रही हैं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए 3 से 4 पॉइंट हमेशा याद रखना चाहिए, जैसे कि आर्कियन प्राचीनतम है, प्राथमिक है, नीस है, शिष्ट है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते। आगे बढ़िए। धारवाड़ आर्कियन के ही अपरदन से बना है, परतदार चट्टानें हैं, जीवाश्म इसमें भी नहीं मिलते, लेकिन सर्वाधिक खनिज जो है इसी में मिलते हैं, जैसे कि लौह, तांबा और स्वर्ण। तो ऐसे 3-3, 4-4 पॉइंट अगर सभी में याद रहेंगे तो प्रीलिम्स में या फिर इंटरव्यू में अगर बोलना है तो तीनों में काम आ सकता है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कडप्पा। आधा कवि में देखिए तीसरा है कडप्पा। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं जो कि अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इसमें भी जीवाश्मों का अभाव होता है। देखिए तीनों में हमने देखा जीवाश्म नहीं थे, ठीक है। जहाँ जीवाश्म आएगा वहाँ कोयला आ जाएगा, ठीक है। जहाँ भी जीवाश्म आएगा वहाँ कोयला आ जाएगा। तो आप समझ ही रहे होंगे इशारा किसकी तरफ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या हुई? अपरदित हुई, उनका निक्षेपण हुआ, जिससे कि परतदार चट्टानें बनी। ये एग्जाम्पल देखिए इसका क्या है? कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापा घानी और चेयार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती है। विंध्य क्रम की रेंज देखिए, कडप्पा की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई है। इनका विस्तार राजस्थान की चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है।
विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं और इन चट्टानों का एक बड़ा भाग क्या है, दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है, ठीक है, विंध्य क्रम की रेंज। तो कडप्पा में हमने क्या देखा, धारवाड़ का अपरदन हुआ, जीवाश्म नहीं है, परतदार चट्टान है। और कहाँ कहाँ मिलती है, जहाँ पे देखिए सीमेंट वगैरह देखे होंगे कि सीमेंट के काफ़ी संयंत्र होते हैं। कृष्णा घाटी वाला क्षेत्र है, कृष्णा घाटी वाला क्षेत्र है, नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र है, पापा घानी है और चेयार घाटी है, इत्यादि में ये चट्टानें मिलती हैं। विंध्यान वाले में देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है। इसे परतदार चट्टानों में क्या मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। फिर देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो गोंडवाना में ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है और यह चट्टानें कोयले के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो कोयले के लिए महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर, महानदी, गोदावरी व इनकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें काफी महत्वपूर्ण है। गोंडवाना कोयला, जैसे ही कोयला आया तो गोंडवाना याद आ जाना चाहिए। ये परतदार चट्टानें हैं और इसमें देखिए बहुत समय से ना मछलियाँ, रेंगने वाले जीव, इन सबके अवशेष मिले हैं। तो दामोदर, महानदी और गोदावरी व उनकी सहायक नदियों में इन चट्टानों के सर्वोत्तम रूप है। इवन आप जब इन नदियों में स्नान करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि पानी के साथ ना छोटे छोटे काले काले जो है कोयले के टुकड़े प्रवाहित होते रहते हैं। तो जब आप पानी के संपर्क में आते हैं या हाथ में आप पानी भर के देखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर मिलता है। तो दामोदर, महानदी, गोदावरी और जो भी इनकी सहायक नदियाँ हैं वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ इनके अवशेष मिलेंगे और कोयले का समृद्ध भंडार है। फिर देखिए दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में इसका निर्माण मेसोजोइक महाकल्प में हुआ था। देखिए कभी कभी महाकल्प भी आता है, तो अगर थोड़ा कॉन्शियसली पढ़ेंगे, जैसे क्रिटेशियस कल्प या मेसोजोइक कल्प में कह रहा है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। देखिए दक्कन है, दक्कन ट्रैप है, ठीक है। तो दक्कन ट्रैप में क्या बोल रहा है, ज्वालामुखी लावा के उद्गार से हुआ, ठीक है। तो इसमें ऐसे कीड़े रेंगते हुए ऐसे एज्यूम करेंगे कि इसके ऊपर कीड़े रेंग रहे हैं, तो क्रिटेशियस को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेसोजोइक, जोंक भी जो होता है ना, जोक, ठीक है, इसको जोक से कोरिलेट कर लीजिए कि उसके ऊपर रेंग रहे हैं कीड़े, जोंक, है ना। तो दक्कन ट्रैप को जब भी कंफ्यूजन हो टिक लगाने में तो मेसोजोइक और क्रिटेशियस, तो कीड़े और जोंक, ठीक है, ऐसे याद करने के लिए तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। और गोंडवाना देखिए काला काला, जब भी गोंडवाना काला आएगा तो काला से कार्बोनिफेरस, ठीक है, इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। बाकी इधर तो सब क्लियर है। तो दक्कन ट्रैप में मेसोजोइक, क्रिटेशियस विदर्भ क्षेत्र में है। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ और यहाँ पे बेसाल्टिक लावा का जब कभी कभी बेसाल्ट आता है कि बेसाल्ट का रेंज कौन सा है, तो ये दक्कन ट्रैप ही है। ये 3000 तक की मोटाई, देखिए इसकी मैक्सिमम मोटाई 3000 तक की है। लावा का जमाव मिलता है और यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक कल्प में हो गया था। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व देखिए, भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण है, अतः यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं, वाटरफॉल्स मिलते हैं जिनके यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिससे कि सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपरदन से, देखिए इसका महत्व पूछ रहा है प्रायद्वीपीय, भाई इतना बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है तो उसका महत्व क्या है। जब भी किसी चीज़ का महत्व पूछे तो हमें सारे डायमेंशन सोच लेने चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, खनन उत्खनन, सिंचाई है, तालाब है, वाटरफॉल्स है, ठीक है। यहाँ पे लावा पठार किस चीज़ का उत्पादन होता है, उसका इकोनॉमिक महत्व क्या है, ऐसे पूरे सभी डायरेक्शन में अपना दिमाग दौड़ाना है। तो प्रायद्वीपीय पठार का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो लंबवत संचलन से बना इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स मिलेंगे, जलप्रपात। तो किनारे में मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया ताकि जब रिवीजन के समय जल्दी हम देख सकें। तो जलप्रपात है, जलप्रपात होगा, ऊंचाई से गिरेगा तो विद्युत उत्पादन होगा, तालाब हैं, गड्ढे हैं तो सिंचाई होगी, और उपजाऊ काली मिट्टी है तो काली मिट्टी में आप जानते हैं कॉटन अपार मात्रा में होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कपास के अलावा और क्या क्या आप देखेंगे कि यहीं पे कपास है, यहीं पे मसाला है, चाय है, कॉफ़ी है, मोटे अनाज है। तो कपास की खेती तो है ही, कपास की खेती काली मिट्टी के साथ बिल्कुल आपको ध्यान में आना ही चाहिए। पश्चिमी घाट में
अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी जिस पर क्या होता है, मसाले, चाय, कॉफी इत्यादि की खेती की जाती है। तो प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों में लाल मिट्टियाँ, इसमें क्या होता है, मोटा अनाज, मिलेट्स, चावल, तंबाकू, सब्जियों की खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक रूप से उपयोगी सदाहरित वन पाए जाते हैं। और इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियां मिलती है, जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। तो काफी ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। एक बार अगर हम सोचेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, तो इतने सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, लेकिन जब उसको आप तोड़ेंगे, किसी भी चीज़ के डायमेंशन को बढ़ाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अगर दक्कन का पठार है तो मिट्टी होगी, ठीक है, मिट्टी होगी। अगर मिट्टी है, वर्षा है, वाटरफॉल्स है, तो वहाँ पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। साथ ही पशुपालन, ये तो ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन पठारी भाग है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे क्या है, घास भूमियाँ है। तो घास भूमियाँ रहेंगी तो पशुपालन बहुत अच्छे से हो पाएगा। इतने सारे पॉइंट्स हैं। ऑलरेडी किताब काफ़ी रंगी हुई है और उसमें फिर से लिखना वाकई में अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूँकि किताब कैसे पढ़ा जाए और किस तरीके से किताब को ही नोट्स बना लिया जाए, ये उद्देश्य है, तो इसलिए इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों में लाल मिट्टी है, तो लाल मिट्टी में मोटे अनाज हो रहे हैं, तंबाकू हो रहे हैं, सब्जियों की खेती हो रही है, सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस सभी सदाहरित वन पाए जाते हैं और पशुपालन भी संभव है। अब इसमें आ जाइए खनिज में। हमने देखा था कि यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है, तो यहाँ सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैंगनीज आदि खनिज जो है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। तो जर्मनी का रूर प्रदेश के समान अगर हम कंपेयर करें, तो छोटा नागपुर का पठार, कई बार प्रीलिम्स में आया है कि रूर प्रदेश जो होता है, रूर प्रदेश, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार को भारत का क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना भी संभव हो सके। तो पठारी भागों के तटीय भागों में अनेक खाड़ियां हैं, लैगून है, बंदरगाह है, पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। तो काफी ज्यादा महत्व है प्रायद्वीप का, बहुत ही ज्यादा महत्व है। इतने सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, कृषि देख लिया, खनन देख लिया, बिजली देख लिया, विद्युत है ना, और बहुत तरह की सब्जियों की खेती, तंबाकू, मसाला, चाय यानी कि बागवानी वाली चीजें देख ली, पशुपालन देख लिया, उद्योग धंधों की स्थापना। तो ऐसे पॉइंट करके आंसर में लिखा जा सकता है। उत्तर की विशाल पर्वतमाला, भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी एवं मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना, क्रेडल ऑफ माउंटेन्स कहा है, और ये भूसन्नतियां लंबे, सकरे व छिछले जलीय भाग हैं। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो कि उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड को पृथक करती थी। अब देखिए, कोबर का सिद्धांत कभी कभी पूछ लेता है कि क्या है, तो जियोसिंक्लाइनल थ्योरी जो है इनके द्वारा दी गई थी। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी, हाँ, ये दिया गया था। और मॉर्गन और आइजैक ने क्या दिया था, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। यहाँ आ गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन। जब आप घटना चक्र सॉल्व करेंगे तो तब आप इन लाइनों को पकड़ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। तो जब ये जियोसिंक्लाइनल आए तो क्या आ जाएगा, कोबर जियोसिंक्लाइनल। देखिए, कोबर को कोरिलेट करिए गोबर से, ठीक है, गोबर का जी है, या फिर आप धरती की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या, अगर गोबर मिलेगा तो उसको धरती से जोड़िए, तो कोबर, गोबर, जियोसिंक्लाइनल। और मॉर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनी सिद्धांत है, ठीक है। प्लेट, जब भी प्लेट की बात आती है, ठीक है, तो ये थोड़ा इंग्लिश नेम है, और मॉर्गन थोड़ा मॉडर्न नेम है, आइजैक ये भी मॉडर्न चीज़ों ने हमारा तो पूरी बुद्धि हाईजैक कर लिया, ठीक है। तो प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, पूरा प्लेट ही क्या हो जाता है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत आइजैक और मॉर्गन से रिलेटेड है। थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे तब हम पकड़ पाएंगे चीज़ों को, और बस ऐसे याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा देखते चलना है। तो कोबर को कर लिए गोबर से, तो गोबर का जी है, जियोसिंक्लाइनल थ्योरी। मॉर्गन आइजैक मॉडर्न है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वत का पालना कहा है। भूसन्नतियों को क्या है, पर्वतों का पालना। भूसन्नतियां लंबे, सकरे और छिछले जलीय भाग होते हैं। उनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो कि उत्तर के अंगारा लैंड और दक्षिण के गोंडवाना लैंड को पृथक करती थी। इन दोनों भूमि के अवसर जो अवसाद होते हैं, इन दोनों भूमि के अवसाद टेथिस भूसन्नति के क्रमिक रूप में जमा होते रहे, और इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भू संचलन उत्पन्न हुआ
जिससे क्युनलुन एवं हिमालय की काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो ऊपर अंगारा लैंड, नीचे गोंडवाना लैंड, ठीक है। बीच में क्या था, ऊपर अंगारा लैंड है, नीचे गोंडवाना लैंड है, और बीच में जो था ये अवसाद है, और जब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, ऊपर उठेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर उठेगा, और ऐसे ही क्या निर्माण होंगी, यहाँ पे श्रेणियाँ जो है हिमालय की काराकोरम श्रेणियाँ, इन सभी का निर्माण हुआ है। वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना गया। वर्तमान में मॉर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति का उपयुक्त व्याख्या करता है। कभी भी प्रश्न में आता है कि हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या करिए, तो ये काफी मॉडर्न है, ये वाला पर्वत जो है काफी मॉडर्न है। मॉडर्न है तो मॉर्गन है, मॉडर्न है क्योंकि सबसे नया है, और वलित पर्वत है, तो जो न्यू होते हैं वो मॉडर्न होते हैं। मॉडर्न है तो मॉर्गन से इसको कनेक्ट कीजिएगा, और मॉडर्न चीज़ें हमारे दिमाग को हाईजैक कर चुकी है, बिल्कुल से जैसा हमारा दिमाग खुद से काम नहीं करता। तो वर्तमान में मॉर्गन और आइजैक, मॉडर्न और हाईजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है। तो व्याख्या के लिए हमें याद हो गया कि कौन कर रहा है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुआ। तो देखिए, भारतीय प्लेट हो गया नीचे वाला हिस्सा, अरे जी ये भारतीय प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। तो कह रहा है कि भारतीय प्लेट जो है उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुआ, तो ये इस ओर गतिशील हुआ, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जैसे कि टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा, ये हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। तो ये यूरेशियन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट है, ये आपका इंडियन प्लेट है, ये इसकी ओर बढ़ा, तो यहाँ पे जो भी अवसाद थे, टेथिस अवसाद थे, ये क्या हो गए, ये ऊपर की ओर उठने लगे और हिमालय पर्वत में रूपांतरित हो गए। सीरोजोइक महाकल्प के इओसीन और ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। अब अगर वृहद हिमालय कब बना है, देखिए, तो वृहद हमेशा क्या कहा जाता है, सीना चौड़ा, सीना चौड़ा, तो वृहद कर लो, सीना अपना वृहद कर लो, ठीक है। तो सीना चौड़ा से इसको सीनोजोइक को आप वृहद हिमालय से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीनोजोइक महाकल्प के वो भी इओसीन और ओलिगोसीन में हुआ है, ओलिगो, ठीक है, ओलिगो और ईओ और ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ है। मायोसीन कल्प में पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय, देखिए लघु मायो, ठीक है। तो हमने सीना याद किया, सीनोजोइक वृहद याद किया, और मायो मतलब मसल्स है लघु, मतलब उतना मसल्स का इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद करने के लिए लघु हिमालय, मायो को लघु हिमालय से जोड़ना है, मायो को थोड़ा कम वैल्यू देना है, और सीनाजोइक जो है सीनो को वृहद, तो सीना वृहद हो गया, मायो लघु हो गया। इस तरीके से लघु हिमालय और शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायो, ठीक है, प्लायो। तो शिवालिक है, शिवालिक रेंज कब बना है, प्लायोसीन कल्प में बना है। इसको किसी तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नया हमको क्या समझ में आया कि सबसे पहले वृहद बना, लघु हिमालय बना, ठीक है, मायोसीन कल्प में, और सबसे नया हमको प्लायो लग रहा है, ठीक है। प्लायोसीन कल्प में हुआ क्वाटरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता गया। तो क्वाटरनरी यानी कि सबसे नया है, मतलब नियोजोइक है, नया है मतलब शिवालिक है, कि प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता गया है। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है, और हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियों के निरंतर होते हुए मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने के संकेत हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, सबसे नया है, कौन नया है, हिमालय सबसे नया है। और जो भी अवसाद थे टेथिस सागर में, जो भी अवसाद थे वो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराए, धीरे धीरे एक दूसरे की ओर बढ़े, तो बीच का निक्षेप ऊपर उठता गया और वलित होकर के और उत्थान होकर के वो हिमालय में कन्वर्ट हो गया। इसमें हम क्रम पढ़ लिए हैं कि वृहद हिमालय सीनोजोइक में बना है, लघु हिमालय मायोसीन में बना है, और शिवालिक सबसे नया है जो कि प्लायोसीन कल्प में हुआ है, और अभी भी नियोजोइक महाकल्प में प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा है। और आज भी अगर हम देखते हैं तो बार बार नदियों का जो मार्ग परिवर्तन हो रहा है, और पीर पंजाल श्रेणी में जो
ऊपर ऊंचाई पर मिलने वाले झील हैं, करेवा हैं, उससे पता चलता है कि उत्थान अभी भी जारी है। मतलब अभी भी हम इंडियन प्लेट के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमने हिमालय से रिलेटेड, निर्माण से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो आप अटेम्प्ट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बार बार रिवीजन, मतलब अगर आप इसका करेंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लिए, कहानी क्लियर हो गई और उसको कोरिलेट कर लिए किसी भी तरीके से, कुछ निमोनिक बना के, कुछ शब्दों को उलट फेर करके, कुछ मन में डायग्राम बना के, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी और कभी आप भूलेंगे नहीं। अब आता है हिमालय का महत्व। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक और एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग हुआ है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑब्वियस है, उत्तर से आने वाली जो शीत ऋतु में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं होती हैं, वो भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इसी प्रकार वर्षा काल में हम देखते हैं तो हिमालय मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। तो हिमालय का कितना ज़्यादा महत्व है देखिए। एक तो प्राकृतिक राजनीतिक सीमा बना रहा है, भौगोलिक परिस्थिति के कारण ये अलग हुआ है एशिया से, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। शीत ऋतु में जो भी ध्रुवीय हवाएं चलती हैं उससे हमें बचाता है, और मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है। हिमालय नदियों की सतत वाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती हैं। सतलुज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकाली गई नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय की नदियों के साथ अपनी बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाता है, जिनसे कि उत्तर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो ये कह रहा है हिमालय नदियों की सतत वाहिनी भी बनाए रखता है। मतलब हमेशा क्यों नदियाँ बहती हैं वहाँ पे, क्योंकि हिम नद जो है वो पिघलते हैं, और हिम पिघलने से उसमें आपूर्ति होती रहती है जल की। तो वर्षा वाहिनी नदियाँ हैं, वर्षा वाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती है। बहुत सारी नदियाँ जैसे कि सतलुज है, यमुना है, गंगा है आदि नदियों के द्वारा लाई गई नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद लेकर के आती हैं, जिनसे कि उत्तर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो इससे महत्व इसका समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। कोबाल्ट, निकिल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी और बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन हैं। तो यहाँ पे कोबाल्ट भी है, निकिल भी है, जिंक भी है, कॉपर है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, जिससे कि धात्विक खनिज हैं। इनकी जटिल भूगर्भीय संरचना होने के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी उपलब्ध हैं। तो न केवल भौगोलिक संरचना के कारण, न केवल सतत वाहिनी नदियों के कारण, बल्कि यहाँ जो धात्विक खनिज उपलब्ध हैं, जो भी धात्विक खनिज हैं या फिर अधात्विक भी हैं, तो धात्विक कौन कौन से हैं हमने देखा, कोबाल्ट था, निकिल, बिस्मथ, एंटीमनी, ये हमने जो यहाँ पे देखा है नीचे, कोबाल्ट, निकिल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये तो हो गए धात्विक। अधात्विक में कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो वन संसाधनों के अंतर्गत हम देखते हैं कि सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नीलिया और बांस आदि के वन आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यधिक उपयोगी हैं। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। देखिए, जड़ी बूटी से क्या चलता है, आयुर्वेदिक उद्योग, और आयुर्वेदिक उद्योग के लिए ये सारी जड़ी बूटियां आवश्यक हैं। तो सागौन, शीशम, ओक, देवदार, लॉरेल, मैग्नीलिया, बांस, ये सब आर्थिक दृष्टिकोण से तो है ही, लेकिन ये जड़ी बूटियां भी यहाँ मिलती हैं। तो हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियों पर यहाँ पे पशु, भेड़, बकरी निर्भर होते हैं, और हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल भी है। तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं ये विशाल भंडार है। तो हिमालय का महत्व हमने देखा दोस्तों, हिमालय का कितना ज़्यादा महत्व है, चाहे वो भौगोलिक संरचना के कारण हो, या उसमें जो वन संसाधन उपलब्ध है, जड़ी बूटियाँ हैं, आयुर्वेदिक उद्योग के लिए हो, या आध्यात्मिक और धात्विक खनिज संसाधन है। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान हम आते हैं। अब उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसका निर्माण क्वाटरनरी या फिर नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। विशाल मैदान है, देखिए मैदान थोड़ा सा नया है तो नियोजोइक महाकल्प हो जाएगा, और प्लीस्टोसीन और होलोसीन, प्लिस्टो और होलो, देखिए प्लास्टर करते हैं जब आप ना किसी भी चीज़ को प्लास्टर करते हैं तो वहाँ पे सीमेंट वगैरह का यूज़ होता है, रेता का यूज़ होता है। तो रेता कहाँ मिलेगा, विशाल मैदान में ही रेत मिलते हैं, रेत के कण। तो इसको होलोसीन है ना, होलोसीन होल करके हम मान लीजिए निकालते हैं, तो होलोसीन, और प्लास्टर कर देते हैं प्लिस्टोसीन। ये सब है नियोजोइक में, क्वाटरनरी में, ठीक है, क्वाटरनरी में। ऐसे आप कोरिलेट करके उत्तर भारत का मैदान कब निर्मित हुआ इसको याद कर सकते हैं कि क्वाटरनरी, नियोजोइक, प्लेस्टोसीन, होलोसीन।
कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भीय संरचना है और टेथिस भूसन्नति के निरंतर संकरा व छिछला होने के कारण हिमालय एवं दक्षिणी भारत की नदियों के द्वारा जो भी अवसाद लाए गए हैं उसके जमाव के कारण यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ जो है बांगर, देखिए पुराना रहेगा तो बांगर कहलाएगा, नया रहेगा तो खादर कहलाएगा। ठीक है, बांगर और खादर। नया है तो देखिए क ख पहले आता है, क ख, या फिर ख को ना खादर है तो नया, नया थोड़ा सा नया को ख से रिलेट करिए और जो पुराना है उसको ब से रिलेट करिए, पुराना, ओल्ड। तो पुराना है तो बांगर रहेगा और नया है तो खादर रहेगा। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के तब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। देखिए कोयला पेट्रोलियम तभी मिलेगा जब वहाँ पे जीवाश्म होंगे, चाहे वो वन प्रदेश दबे हों या फिर जीव जंतु दबे हों। तो इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के तब जाने से कोयला पेट्रोलियम के क्षेत्र भी यहाँ पे मिलते हैं। तो उत्तर भारत की नदियाँ हों या दक्षिण भारत की नदियाँ हों, सबने अवसाद लाया और अवसाद जमा करके क्या बना दिया, उत्तर भारत का विशाल मैदान बना दिया। कब बनाया है, नियोजोइक में बनाया है, नया नया है और प्लास्टर करने से हमने याद किया, होल करके प्लास्टर किए हैं, तो प्लेस्टोसीन और होलोसीन कल्प में हुआ है। मैदानी भागों का महत्व। मैदानी भागों की उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि हमारी जनसंख्या व पशुओं को आहार व अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। मैदान का क्या महत्व है, अभी हमने देखा प्रायद्वीप का महत्व, फिर देखा हिमालय का महत्व, फिर हम देख रहे हैं मैदान का महत्व। तो कृषि बट ऑब्वियस है, कृषि आधारित उद्योगों के लिए तो ये क्या है, महत्वपूर्ण है। कच्चा माल सारा हमें यहीं से मिलेगा। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई और नहरी परिवहन का कार्य किए जा सकते हैं। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल के, देखिए भूमिगत जल के विशाल भंडार उपलब्ध है, जिनसे कि लोगों को सिंचाई एवं पेयजल संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता होने के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन, पॉइंट नोट करते जाइए, पहला कृषि, दूसरा सिंचाई, तीसरा भूमिगत जल है, नदियों की अधिकता है तो मत्स्य पालन है, पेट्रोलियम पदार्थों का जमाव है और भूमि में प्राय समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। जब पढ़ते समय पॉइंट ध्यान आएंगे तो हमारे दिमाग में उसी लेयर बाय लेयर फॉर्म में जमा होता जाएगा। अभी हमने लेयर वाला कहाँ पढ़ा था, प्लेट विवर्तनिकी वाला, मॉर्गन और आइजैक, याद है ना, मॉडर्न वाला हाईजैक कर लेता है दिमाग को। तो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम पढ़ेंगे तो दिमाग में हमारे आसानी से बैठता जाएगा। तो कृषि, सिंचाई, भूमिगत जल, पेयजल, मत्स्य पालन, पेट्रोलियम हो गया और सड़क और परिवहन। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे लिए उपयोगी है। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये था चैप्टर 2 और यहाँ हमने पढ़ा है भारत की भूगर्भिक संरचना, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान और उत्तर भारत की विशाल मैदानी भाग, विशाल पर्वतमाला और मैदानी भाग, और सभी का इम्पोर्टेंस भी हम लोगों ने पढ़ा है। यह चैप्टर इस तरीके से क्यों पढ़ाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा देखिए किताब रंगीन हो चुका है, कई जगह यहाँ पे मार्क्स है और बहुत सारे इसमें कलर आपको देखने को मिल रहे हैं। जब भी हम चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो अभी जैसे हमने एक एक लाइन पढ़ा वैसा हम नहीं पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ पे हमको कलर किया हुआ दिख रहा है, जहाँ पे टिक मारा हुआ दिख रहा है या फिर किनारे देखिए कहीं पे लिखा हुआ है जैसे कपास मसाला चाय, ये ऊपर में आपको, तो सिर्फ इतना पढ़ लिया मतलब हमको क्लियर हो गया कि इस पैराग्राफ में क्या दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा नहीं पढ़ते। जब रिवीजन का टाइम आता है तो हमें 2 से 3 मिनट में इस चैप्टर का रिवीजन हो जाना चाहिए। तो आधा कभी पहले पढ़ लिए तो हमको पूरा चैप्टर चट्टानों का क्रम पता चल गया कि आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना। उसके बाद 2-2, 3-3 पॉइंट जहाँ जहाँ पे गोला किया हुआ है वो हमने पढ़ लिया। कौन सी नदियाँ हैं, जो वहाँ पे जीवाश्म था कि नहीं था, कोयले के लिए कौन सा है, लोहे के लिए कौन सा है और स्वर्ण के लिए कौन सा है, ये सब देख लिए। और इसका महत्व तो देखिए लाइन से ही यहाँ पे किनारे में पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं। जलप्रपात, विद्युत, सिंचाई, तालाब, उपजाऊ मिट्टी, ऐसे करके ये हो गया, मतलब ये पूरा पैराग्राफ खत्म। ठीक है, यहाँ ऊपर हमने देख लिया तो ऊपर ये पढ़ लिया, ये पैराग्राफ खत्म। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो जहाँ जहाँ पे भी हमको लग रहा है जैसे रूर प्रदेश को अलग से लिखा है, तो ये पता होगा कि यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, इससे कोरिलेट करना है। फिर उत्तर कोबर लिखा है, भूसैनिकी के साथ, मतलब जो जो हमने अंडरलाइन किया है और जिसको 2-3 बार कलर किया है वो अलग से पता चल जाता है। तो जब भी हम रिवीजन करते हैं तो पूरा ना पढ़ के बस जहाँ जहाँ पे हमने लिखा है, चीज़ों को लिखा है या फिर पॉइंट आउट किया है, ये हम पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आसान हो जाता है। यही सिखाने का उद्देश्य है दोस्तों। अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ मिल पाए तो काफ़ी खुशी होगी। तो आज ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।